हेलो बच्चों, हिंदुस्तानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और नहीं तो अपनी पढ़ाई को बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज फिर से एक 12वीं की क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम लोग जानेंगे जहाँ तक हम पढ़ लिए थे उस क्लास में से अब आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस क्लास को अगर जो भी विद्यार्थी देखे नहीं है तो वो जा कर के देख ले। ठीक है, क्लास को बता दिया गया है। ठीक है, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देखने का कार्य करें मतलब देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग जितने विद्यार्थी हैं वो देखें और अच्छा लगे तो बताएं और ख़राब लगे तो भी बताएं, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं हमारी कमियों को तब तक हम उसे दूर कर नहीं पाएंगे। अगर आप हमारी कमियों को बताते हैं तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आइए मैं आप सभी का हिंदुस्तान क्लासेस पे स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपनी पढ़ाई को आरंभ करते हैं। आइए हम सभी जानेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग से संबंधित बातों को। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और ना लगे तो बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है। ठीक है, हम लोग का आज का सेशन रहेगा स्वातंत्र्योत्तर युग। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा। स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा हमने आपको बताया था। अगर आप लोग को आ रहा है तो बता सकते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा क्या है। इसके साथ साथ आप लोग बताएं शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके विषय में थोड़ा गौर जान लें। थोड़ा आप लोग हमको बताएं कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। इन तीनों का आप बताएं, समय सीमा बताएं, कमेंट में दर्शाएं। अगर पढ़े होंगे आप लोग तो इसका बताएंगे, अगर ना पढ़े होंगे तो जाकर के पिछली क्लास को देख लें। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जितने लोग 12वीं से संबंध रखते हैं, 12वीं में है, उन लोग के लिए है कि आप जा करके क्लास को पुनः फिर से देख लें। क्लास थोड़ी सी लंबी है, आपकी क्लास 1 घंटे 26 मिनट की क्लास है। आप उसको जा करके देख लें, उसमें बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है। देखिए मेरा यह प्रयास रहता है कि उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समय लगा करके अच्छे से कवर करा दिया जाए कि विद्यार्थी को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर बताऊँ मैं MCQ के लिए मैं 10-15 क्लास करा दूँ, ठीक है, 10-15 क्लास करा दूँ, मेरा मैं मानता हूँ कि अच्छा खासा व्यूज चला जाएगा, लेकिन मुझे उस चीज़ का लालच नहीं है। मुझे यह देखना है कि कितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं पढ़ने वाले हैं जो हमारी इस क्लास से जुड़ रहे हैं, हमारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप ही लोग के लिए मैं यह क्लास फिर से लेकर
यह क्लास फिर पुनः बता रहा हूँ कि तब ताकि आप जाकर के उसे देख लें, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं। ठीक है, वो आपको 2 प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं दिख रहा है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं और देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, अगर उसमें कहीं से भी थोड़ी सी भी कमी दिखे तो आप बेहिचक उसको तुरंत कमेंट करेंगे, सर आपके अंदर सॉरी सर आपके अंदर यहाँ एक कमी है, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप बताएं और आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। स्वातंत्र्योत्तर युग के से संबंधित समय सीमा के विषय में अगर आप जानते हो तो बताएं कि स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा क्या है, बताएं आप लोग जल्दी। स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा बता दे भाई। उन्नीस सौ सैतालीस से अब तक, ये रही हम लोग की स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा। अब इससे संबंधित बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए देखें। इनसे संबंध रखने वाले एक लेखक हैं जिनका नाम है अज्ञेय। ठीक है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, आइए इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया, कुछ विधाओं का निर्माण किया, जैसे आता है तार सप्तक, तार सप्तक, शेखरः एक जीवनी, शेखरः एक जीवनी। ठीक है, यह एक उपन्यास है। उसके बाद एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ये दोनों उपन्यास है इनकी। ठीक है, इनकी एक आलोचना है जिसका नाम है एक बूंद सहसा उछली। बूंद सहसा उछली, इनका क्या है? आलोचना है। किनका आलोचना है भाई? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊं जैनेन्द्र कुमार से संबंधित रचनाओं को। जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार से संबंधित बातों में आती है भाई प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, प्रस्तुत पत्र, जड़ की बात। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुत प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इनकी एक और रचना है त्याग पत्र, और यह क्या है? यह है उपन्यास। ठीक है, यह क्या है? उपन्यास है इनका। इतनी बातें समझे आप लोग? इतनी बात में किसी विद्यार्थी को कहीं से कोई दिक्कत है तो बता सकता है। इतनी बातें आप लोग समझे? अब जो हमारे अगले लेखक हैं उनके नाम को जानते हैं भाई? अमृतलाल नागर।
अमृत लाल नागर। अमृत लाल नागर, इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। अमृत और विष, ये दोनों इनकी कृतियां हैं। ठीक है। उसके बाद उषा प्रियंदा, अगली जो हमारी कवि आती हैं उषा प्रियंदा। ठीक है। और इन्होंने एक ही रचना किया जिसका नाम है वापसी। ठीक है। वापसी जो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इतनी बातें समझे आप लोग? इतनी बातें क्लियर है? चलो अच्छा है। अब आइए जानेंगे हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित बातों को। हरिवंश राय बच्चन लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन लिखेंगे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या भूलो क्या याद करो। क्या भूलो क्या याद करो। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है। उसके बाद है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। द्वार से सोपान तक। ठीक है। ये जो चारों भाग हैं ये है आत्मकथा। किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। देखो मैं अपनी क्लास में एकदम बेहिचक से, एकदम सापेक्ष रूप से, ये नहीं कि जो क्या करते हैं डिजिटल बोर्ड वाले ऐसे लिखे, इनका नाम लिखे, सर्च किए, आया, उसके बाद समझा दिए। वैसे तो आप भी ऐसे लिख लोगे यहाँ पर, सर्च करोगे, आ जाएगा, समझा दोगे। तो ऐसा कार्य हमें अच्छा नहीं लगता करना। जो भी बताना है बच्चों को वास्तविक रूप में बताओ कि उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। उसके बाद जो हमारे अगले जो हमारे लेखक आते हैं उनका नाम है विद्यानिवास मिश्र, और जिन्होंने एक रचना का निर्माण किया। विद्यानिवास मिश्र। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र जी ने एक रचना का निर्माण किया जिसका नाम है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर, और इन्होंने भी एक रचना का निर्माण किया जिसका नाम होता है
आवारा मसीहा, आवारा। और यह एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और यह किसकी जीवनी है? यह विष्णु प्रभाकर की भी जीवनी है और शरद चंद्र की भी है। शरद चंद्र ये भी एक रचनाकार है, शरद चंद्र जी। ठीक है। उसके बाद से आती है, उसके बाद से हम लोग आगे अगले लेखक से संबंधित बातों को या लेखक से संबंधित बातों को जानेंगे। इतनी बातें क्लियर रही हम की हमारी इतनी बातें क्लियर रही आप सबके बीच। अब अगले जो हमारे लेखक है उनसे संबंधित बातों को जानेंगे। अब हमारे आते हैं अगले लेखक धर्मवीर भारती। और इनकी जो रचना है वो क्या है भाई? कनुप्रिया। कनुप्रिया लेखक ठीक है। जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, नागार्जुन, नागार्जुन के बाद मन्नू भंडारी। ठीक है। कमलेश्वर, हेलो जो बस 1 मिनट का काम आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चल देखो, कमलेश्वर हम लोग पढ़ लिए थे। कमलेश्वर लिखे थे। उसके बाद भीष्म शाहिनी, ठीक है, भीष्म शाहिनी। उसके बाद से मोहन राकेश। उसके बाद से कौन है भाई? मोहन राकेश जी। उसके बाद से शिवानी है। डॉक्टर नागेंद्र। इन सभी की रचनाएं, अभी तो मैंने लेखक का नाम लिखा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इनकी रचनाएं। जैसे हम लोग लिखे धर्म भारती की क्या? कनुप्रिया। ठीक है। अब उसके बाद से जयप्रकाश भारती की क्या है भाई रचना? तो इनकी रचना है अनंत आकाश। अनंत आकाश। और यह कैसी रचना है या कैसी विधा है? तो ये है आलोचना। ठीक है। उसके बाद है बलचनामा। बलचनामा इनका एक उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद से बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर
नाथ नागार्जुन की है। उसी के बाद मन्नू भंडारी जी हैं, मन्नू भंडारी जी, यही सच है, यह भी इनका उपन्यास है। ऐसे कर लें, बाबा बटेश्वर नाथ यहाँ लिख लें, बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है। और ये है उपन्यास, दोनों उपन्यास हैं। तो कोई ये नहीं समझेगा कि इनकी कृतियां हैं भाई, बाबा बटेश्वर नाथ और बलचनामा, ये दोनों इनकी उपन्यास है नागार्जुन की। यही सच है, यही सच है, यह भी इनका एक उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद से कमलेश्वर की है, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है, कितने पाकिस्तान, यह एक उपन्यास है। और किसका है, तो कमलेश्वर जी का है, ठीक है। उसके बाद से भीष्म साहनी की रचना है तमस, ठीक है, तमस जो एक उपन्यास है, क्या है, उपन्यास। और इनकी एक कहानी है जिसका नाम है चीफ की दावत, चीफ की दावत, ये इनकी एक कहानी है भीष्म साहनी का। उसके बाद से मोहन राकेश जी आते हैं, इनकी रचनाएं हैं कुछ, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, का एक दिन। उसके बाद से लहरों की राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस। उसके बाद शिवानी आती हैं, ये लिखती हैं लाटीर, लाटी और अपराजिता, लाटी अपराजिता, और दोनों इनकी एक कहानी है, कहानी, ठीक है। उसके बाद से डॉक्टर नागेंद्र आते हैं, ये लिखते हैं रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, जो इनकी क्या है, आलोचना है, ठीक है। अभी तक हम लोग इतनी बातें जाने, इतनी बातें समझी। इसमें किसी को कहीं से कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। मैं आपको इनकी कुछ लेखक हैं जिनकी हमने कुछ रचनाओं के विषय में बताया, जिसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे। देख ले एक बार और, धर्मवीर भारती की रचना है, प्रसिद्ध रचना है कनुप्रिया। उसके बाद से जयप्रकाश भारती जी की रचना है अनंत आकाश, ठीक है, यह एक उपन्यास है। नागार्जुन की रचना है बलरचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है, जो एक उपन्यास है। उसके बाद से मनु भंडारी, यही सच है, यह इनका क्या है, उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी का है, यह भी एक उपन्यास है। तमस उपन्यास है, भीष्म साहनी जी के यहाँ का यह उपन्यास है। चीफ की दावत, यह एक कहानी है जो भीष्म साहनी जी की है। उसके बाद मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। उसके बाद शिवानी जी आती हैं, शिवानी की दो रचनाएं हैं, जिसका नाम है लाटी अपराजिता, जो एक क्या है, कहानी है, ठीक है, जो एक कहानी है। फिर डॉक्टर नागेंद्र आते हैं, डॉक्टर नागेंद्र भी का एक रचना है जिसका नाम है रस सिद्धांत, जो एक क्या है, आलोचना है। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें समझे आप लोग, बताएं आप लोग जल्दी भाई। इतनी बातों में किसी को कहीं से कोई दिक्कत? देखें,
हिंदी गद्य, इसके बाद हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी विधा आ जाएगी, निबंध आ जाएगा, उपन्यास आएगा, कहानी आएगा, आलोचना आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद से साहित्य इतिहास से लेखन की परंपरा, साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें आप लोग जानेंगे, कह रहा है इसमें कि सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास किस लेखक ने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। इतनी बातें क्लियर हुई, और उनके पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। यानी उसके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे थे, उन कवि की विवेचनाएं कहें तो उन कवि के नाम यहाँ पर स्मरणीय है। जिसके बाद आते हैं हमारे इत्बार द ला लित्रेन्यूर एंदुई एंदुस्तानी, किस भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में, जिसे गारसा द तासी ने लिखा, इस साहित्य हिंदी इतिहास को किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में। उसके बाद आगे देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये भी अंग्रेजी में किसने लिखा भाई, ये लिखे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी हिंदी साहित्य है, लेकिन इसे इंग्लिश में संपादन जिसने किया उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद अगले आते हैं मिस्र बंधु विनोद जी ने, मिस्र बंधु विनोद आते हैं और क्या क्या करते हैं भाई, मिस्र बंधु सुखदेव बिहारी मिश्र। उसके बाद से इसमें श्याम बिहारी मिश्र जी हैं, गणेश बिहारी मिश्र, ये आदि हिंदी साहित्य के क्या रहे, इतिहासकार रहे, ठीक है, ये आदि हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे। और हिंदी साहित्य का इतिहास कब निर्माण किया गया, तो सन 1929 ईस्वी में निर्माण किया गया। और किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, ठीक है, किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इतनी बातें क्लियर हुई, तो अब हम लोग जानेंगे आगे की बातें। अब हम जानेंगे आगे की बातों को और लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हेडिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के इतिहास ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का इतिहास ग्रंथ, ठीक है। इसमें लिखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य, इसमें पहले आएगा पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का इतिहास, यानी सिर्फ इसके बाद, पूर्व नहीं, इसके बाद का जो इतिहास है, किसने लिखा, हिंदी साहित्य और भाषा किसने लिखी, का योगदान किसने दिया, इन सारी बातों को हम लोग अभी जानेंगे तुरंत। जस्ट देखिए, पहले हम लोग नोट करें हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य किसने दिया भाई, किसने दिया, यह इतिहास ग्रंथ किसने दिया, तो श्याम सुंदर दास जी ने। किसने दिया भाई, श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास। ठीक है, उसके बाद से जो अगले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें किसने दिया? तो रमाशंकर शुक्ल ने दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, उसके बाद से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने दिया भाई? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ठीक है इतिहास किसने दिया भाई? ये दिए राम कुमार वर्मा। किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने दिया। ठीक है, उसके बाद से अगली बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य किसने दिया भाई? हिंदी साहित्य दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने दिया? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने दिया। लिखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त, शुक्ल नहीं गुप्त। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातों में किसी को कहीं से कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास ग्रंथ, तो इसके बाद इतिहास ग्रंथ में जो जो कवि हैं, श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा? हिंदी भाषा और साहित्य। रामशंकर शुक्ल ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा ने क्या दिया भाई? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया? हिंदी साहित्य दिया। क्या दिया? हिंदी साहित्य। इतनी बातों में कहीं से किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। दिक्कत है तो आगे अब हम लोग जानेंगे आदिकाल का नामकरण एवं नामकरणकर्ता। देखिए, आदिकाल का नामकरण एवं नामकरणकर्ता। ठीक है, इस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिखा? चारण काल। क्या लिखा भाई? चारण काल। और चारण काल के जो नामकरण या कहें तो नामकरण करता है वो कौन है? वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन। इतनी बातें क्लियर? उसके बाद आता है हमारा प्रारंभिक काल। कौन आता है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल के निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है मिश्र बंधु जी। कौन है? मिश्र बंधु। ठीक है, उसके बाद से बीजवापन काल। बीजवापन काल के रचनाकार कौन है भाई? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल के रचनाकार कौन है? तो वे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर वीर काल के रचनाकार कौन है? तो वीर काल के रचनाकार कहें नामकरण करता है तो वो है विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और संधि काल एवं चारण काल के रचनाकार निर्माणकर्ता कहें तो कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। उसके बाद से सिद्ध सामंत काल के निर्माणकर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल के कौन है? रामाशंकर शुक्ल रसाल। और जय काल के बता दें तो जय काल के है राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र है। देखिए एक मिस्टेक हुआ है, एक पॉइंट मिस्टेक हो गया। संधि काल एवं चारण काल के डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। और जो ये आपके सिद्ध सामंत काल हैं वो है सिद्ध सामंत काल के रचनाकार कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। और आदिकाल के निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी। जय काल के रामाशंकर शुक्ल। क्योंकि जब जय काल आया ना तो तब हमको समझ में आने लगा भाई अरे भाई ये तो रामाशंकर शुक्ल का होगा, फिर ये मैंने आदिकाल का कैसे बता दिया, फिर यहाँ से पकड़ में आया। ठीक है। हो जाता है, छोटी छोटी कभी कभी गलतियां होती रहती है। अब ये हमारा है संक्रांति काल के अब आ जाए, ये हो जाएगा राम प्रसाद मिश्र। और आधार काल के भाई कौन है निर्माणकर्ता? कौन करते हैं? सॉरी, नामकरण करता या प्रयोग करता का है तो ये है भैया सुमन राजे। इतनी बातें सबकी क्लियर हुई। इतनी बातें में किसी को कहीं से दिक्कत है थोड़ा सा मिस्टेक के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी सब आप लोग देख सकते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य का विकास हमारा अंतिम पॉइंट रहेगा। इसके बाद हमारी अगली क्लास में हम लोग और बातें करेंगे। आइए हम लोग देखें काव्य साहित्य का विकास अंतिम चरण में संभवत 1900 से अब तक चल रहा है। संभवत 1900 ईस्वी से 1900 ईस्वी से अब तक। ठीक है। पूर्ण जागरण काल कब से कब तक चला भैया? पूर्ण जागरण काल कब से कब तक चला? ये चला भैया 1850 से 1900 ईस्वी तक। 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युग जिसको हम लोग कहते हैं जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। और ये कब से कब तक चला? ये चला 1900 से 1920 ईस्वी। 1900 से 1920 ईस्वी तक चला। छायावाद युग कब से कब तक चला भैया? छायावाद युग ये कब से कब तक चला? 1919 से 1938 ईस्वी तक। 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है। प्रगतिवाद युग कब से कब तक चला? 1938 से 1943। 38 से 1943 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद प्रयोगवाद युग 1942
युग कब से कब तक चला भाई? 1943 से 1951 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद से नई कविता, नई कविता युग 1951 से 1951 चला। इसके बाद से 1953 से 1559 ईस्वी, 1559 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद साठोत्तरी कविता, कविता 1960 से आगे, यानी वर्तमान अभी चलेगा। ठीक है भाई, वर्तमान में भी चल रहा है साठोत्तरी कविता। अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं उन तथ्यों को मैं आप लोग को बताऊं तो वो रहेगा भारतेंदु युग, जिसको हम लोग पूर्ण जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कल की हमारी जो अगले दिन की क्लास रहेगी वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी आपका कुछ पॉइंट है भारतेंदु युग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण काल भी कहते हैं। उस संबंध में हम लोग बात करेंगे। भारतेंदु जी से संबंधित सारी बातों को हम लोग जानेंगे। और उसके बाद से द्विवेदी युग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। द्विवेदी युग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जागरण सुधार काल कहते हैं। इन संबंध में उनकी समय सीमा से संबंधित बातों को जानेंगे। ठीक है, अभी तक जितने विद्यार्थी इस क्लास में अभी तक जुड़े थे, मैं उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि उन्हें यह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं आपको यहाँ पॉइंट लिख करके एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। एक दिन कभी कभी क्या कर रहा हूँ कि पहले पॉइंट को लिख ले रहा हूँ, उसके बाद वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं किसी न किसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड तक वह बात पहुंच जाए, जब पेपर में आ जाए, यह प्रश्न आ जाए तो आपसे वह प्रश्न वंचित ना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग इसी तरह से हिंदुस्तान क्लासेस पे जुड़ते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा बस।